नमस्कार, जय हिंद। मैं गोपाल कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज का तारीख है 6 जनवरी 2022 और दिन है थर्सडे यानी गुरुवार। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो पहला सेक्शन है आज का इतिहास। आज के इतिहास में है आज को किस डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन। युद्ध के दौरान जो बच्चे अनाथ हो जाते हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए, उनको याद करने के लिए, या फिर उनके प्रति ऐसा कहिए कि अवेयरनेस फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। कब? 6 जनवरी को। अब इसकी जो शुरुआत की गई थी वो फ्रांस की एक जो है एनजीओ थी। वो फ्रांस की एक एनजीओ के द्वारा ही इसका शुरुआत किया गया था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो है काफ़ी लोगों का हताहत हुआ था। और उसी के बाद से जो है बच्चों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन मनाया जाता है। ये अगर यूनिसेफ जो यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड है, जिसको शॉर्टकट में या हिंदी में बाल राहत कोष या बाल आकस्मिक राहत कोष भी कहा जाता है, इसके डिफिनीशन के अनुसार कोई भी बच्चा जिसका उम्र 18 साल से कम हो और उसका कोई भी माता पिता में से कोई एक अगर मर जाते हैं तो उसको यूनिसेफ के हिसाब से क्या डिक्लेयर किया जाता है? अनाथ घोषित किया जाता है। तो बहुत सारे यूएन का कार्यक्रम है, जो यूएन का जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यही यूनिसेफ है, जो वर्ल्ड वाइड इस तरह के बच्चों की देख रेख करती है। दूसरी जो आज की इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक घटना है वो आज ही के दिन 1885 ईस्वी में आधुनिक भारत के दिग्गज हिंदी कवि और लेखकों में से एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है निधन हो गया था। इनका जन्म जो है 1850 ईस्वी में हुआ था। और ये बनारस जो आज का वाराणसी जिसको कहते हैं, ये बनारस में इनका जन्म हुआ था। और हिंदी की जो आधुनिकता है, आधुनिक हिंदी का जो स्वरूप देख रहे हैं, वो स्वरूप प्रदान करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है काफ़ी योगदान है। हरिश्चंद्र है इनका जो ओरिजिनल नाम था। भारतेंदु इनको उपाधि प्रदान किया गया था। इनकी जो रचनाएं हैं उनमें से सबसे प्रमुख रचना है, उसका नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा और प्रेम जोगनी। और इनके अलावा इनका एक प्रमुख नाटक है सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र इनके द्वारा लिखा गया एक प्रमुख नाटक है। ये भारत दुर्दशा और प्रेम जोगनी ये कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। ये काफ़ी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। पत्रकारिता करते थे, नाटक लिखते थे, गद्यकार थे। काफ़ी जो है पद और गद्य दोनों में इनको जो है काबिलियत हासिल था। तो जो हिंदी की जो आधुनिकता मिली, हिंदी को जो पूरे जो भारत का नॉर्दर्न उत्तरी भाग है वहाँ जो प्रमुखता मिली, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रयास से ही मिली। इनको आधुनिक हिंदी का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं आज का जो अगला सेक्शन है करंट अफेयर सेक्शन की ओर। करंट अफेयर में जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है खुटकट्टी प्रणाली। खुटकट्टी प्रणाली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु? तो इसका जो सही आंसर है वो झारखंड है। ये खुटकट्टी एक प्रणाली हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम में, जब अंग्रेज यहाँ आए थे और सेटल हो रहे थे। और जिस तरह से रैयतवाड़ी, जमींदारी, इस तरह का महालवाड़ी प्रथा जो है लैंड मैनेजमेंट के लिए इजाद कर रहे थे, उनसे पहले ये जो है झारखंड के आदिवासियों में, और आदिवासियों में भी खास करके जो मुंडा आदिवासी हैं उन लोगों उन आदिवासियों में ये प्रथा चलती थी जिसका नाम है खुटकट्टी प्रणाली। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सिमडेगा। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट में एक व्यक्ति को सरेआम जला दिया गया। पहले तो पीटा गया और फिर उसमें जिंदा आग लगा करके जला दिया गया, क्योंकि वो इल्ज़ाम उस पर ये लगा था कि वो जो है वृक्ष को काट करके और जो है इलीगली रूप से वृक्ष को काट करके और बेच रहे थे। और उसी से संबंधित है खुटकट्टी प्रणाली, इसीलिए चर्चा में है और आपको क्वेश्चन में आज दिया गया है। इस प्रणाली के तहत क्या है कि जो मुंडा जनजाति को जो लोग थे
ये सामूहिक रूप से पहले तो वृक्ष को काटते थे, यानी और जो है जमीन तैयार करते थे, साफ करते थे, और उसके बाद उस पर खेती करते थे। इसका खासियत ये था कि ये जो ऑनरशिप होती थी इस जमीन का, जंगल साफ करने के बाद जो जमीन तैयार होता था खेती करने के लिए, उसका ऑनरशिप सामूहिक रूप से होता था, किन्हीं एक का ऑनरशिप नहीं होता था। इसीलिए जो है सिस्टम काफ़ी जो है एक अलग तरह का सिस्टम है। बाद में जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो इन्होंने 1874 में वहाँ पर एक जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया गया था पूरे बिहार और उड़ीसा, बंगाल, इस जो जो इलाका है इन तीनों का, उस समय जिसको बंगाल के नाम से ही जाना जाता था, उस समय जमींदारी सिस्टम था। 1874 में लागू किया गया था मुगलों सॉरी है अंग्रेजों के द्वारा, जिसका ये मुंडा जातियों ने, मुंडा जनजाति के लोगों ने काफ़ी विरोध किया। और इसमें जो सबसे प्रमुख थे वो कौन थे? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है, इनको बिरसा भगवान भी कहा जाता था। और इन लोगों ने इस अंग्रेजों के इस सिस्टम को, जमींदारी सिस्टम को का विरोध किया। जमींदारी सिस्टम के तहत क्या है कि जो जमीन भूभाग है इसका ऑनरशिप किसी एक व्यक्ति के पास चला गया, और बाकी सब जो लोग हैं वो उसके अंदर उसके जमीन पे काम करेंगे, और उनको काम के करने के बदले जो है रिम्यूनरेशन दिया जाएगा शाम को रोज दिन, जिसको बेगारी, उस समय अगर सामान्य भाषा में समझे तो बेगारी सिस्टम। तो बेगारी सिस्टम का इन लोगों ने, इन जनजातियों ने मिलकर के काफ़ी विरोध किया, इसीलिए खूंटकट्टी प्रणाली सिस्टम चर्चा में है। अभी झारखंड में है तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड का स्थापना 2000 ईस्वी में जो बिहार है, बिहार का जो निचला इलाका है, दक्षिण का इलाका है, और जो खनिज संपदा से काफ़ी संपन्न है, उसको सेपरेट करके बनाया गया था। 15 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड का 15 नवंबर को ही जनजातीय दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म जयंती भी मनाया जाता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में खबरों में रहा ओमिश्योर। ओमिश्योर क्या है? एक नई सुई रहित टीका है, यानी क्या एक नीडललेस वैक्सीन है, या फिर एक परीक्षण किट है यानी टेस्ट किट है, या फिर कोरोना का कोई नया रूप है, यानी रूप बोले तो वेरिएंट, जो देख रहे हैं बहुत तरह का वेरिएंट आ रहा है, ओमिक्रॉन, डेलिक्रॉन। तो क्या ये कोरोना का नया वेरिएंट है या एक पिल है? पिल बोले तो जिसको गोली यानी पिल सामान्य भाषा में जिसको गोली कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एक परीक्षण किट है। ओमिक्सोर अभी हाल ही में जो है यूएसए की एक कंपनी है, और उस कंपनी का नाम है थर्मो फिशर। थर्मो फिशर नामक एक यूएसए की कंपनी है, उसने ही एक परीक्षण किट बनाया है जिसका नाम है ओमिश्योर। और ये जो है आरटीपीसीआर है, ये रियल टाइम जो है रिपोर्ट देता है ओमिक्रॉन का, जो अभी जो पूरे विश्व में तहलका मचाए हुए है ओमिक्रॉन, इसका जो है टेस्टिंग इसी ओमिश्योर के द्वारा मात्र 240 रुपया इसका जो है भारतीय करेंसी में, इंडियन करेंसी में इसका प्राइस है। और इस ओमिश्योर को जो है टाटा ग्रुप बना रही है, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और रियल टाइम इसमें जो है ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने की क्षमता है। ये आरटीपीसीआर जो है प्रणाली है, आरटीपीसीआर इसी पे काम करती है। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। अभी ओमिक्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आरबीआई के अनुसार घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक यानी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? यहाँ पे एक सुधार कर लीजिए, में है के जगह पे बीच में इंटर कर लीजिए, में नहीं है। यानी कौन सा बैंक डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक की श्रेणी में नहीं आता है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी या आईसीआई। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक।
अभी अब समझ लेते हैं क्या होता है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीआई ने जो है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक का दर्जा दिया है। इसको एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआई, ये तीनों को दिया गया है। अब इससे क्या मतलब है? इससे सीधा सा मतलब ये है कि ये बैंक जो है सरकार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे वो इसका एरिया यानी ज्यूरिडिक्शनल व्यू देखें, कितने जो है एरिया में ये कार्य कर रही है, या फिर इसका जो है लैक ऑफ सब्स्टिट्यूबिलिटी देखिए, यानी क्या इसको रिप्लेस, इसका इतना विस्तार हो चुका है और मार्केट में इसका इतना पकड़ है कि इसके जगह पे किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है, या फिर इसका इंटरकनेक्टेडनेस आपस में, यानी सरकार, जनता और जो इन्वेस्टर्स हैं, इन सबों में इतना इस रूप से इंटरकनेक्ट हो गया है कि ये जो है इरिप्लेसेबल है, इसका साइज बहुत बड़ा है। तो इन सबों चीज़ों को ध्यान में रख करके ये जो है तमगा दिया जाता है किसका, DSIBs का। अब ये SBI, HDFC को और ICI को दिया गया है। तो इन बैंकों के बारे में जान लेते हैं। तो SBI का स्थापना जो है 1955 में किया गया था। SBI भारत की सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक है वर्तमान में। इसके जो वर्तमान में चेयरमैन हैं वो दिनेश कुमार खार हैं। HDFC है तो HDFC का स्थापना 1995 में किया गया था, जब भारत की इकोनॉमी को उस समय 1991 में PV नरसिम्हा राव के टाइम में ओपन किया जा रहा था। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ। HDFC के जो अभी चेयरमैन हैं, तो HDFC के चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती। अभी ICICI है तो ICICI के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना भी 1995 में ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे सुधार कर लीजिए, HDFC का स्थापना 1904 में हुआ था। और HDFC का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं उनका मैक्सिमम का हेडक्वार्टर मुंबई में है। उसी तरह से ICI का भी हेडक्वार्टर इसका दोनों जगह है, मुंबई में भी है और बड़ौदा में भी है। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ICICI के अभी चेयरमैन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। इसका स्थापना 1995 में हुआ था। और पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक का में जो है सबसे बड़ा बैंक है ICICI। अब ये RBI के द्वारा दिया गया है। तो RBI के बारे में जान लेते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े थे, RBI ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनको बैंक ऑफ बैंक्स भी कहा जाता है, या फिर गवर्नमेंट बैंक, सरकारी बैंक, यानी सरकार के लिए जो बैंक का काम करते हैं वो भी RBI है। RBI बैंकों के लिए रेगुलेटरी बॉडी का भी काम करती है, नियामक संस्था का भी काम करती है। RBI का स्थापना जो है 1935 में किया गया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही RBI का स्थापना हुआ था। और वर्तमान में RBI के जो मुखिया हैं, चेयरमैन हैं, वो है शक्तिकांत दास। RBI ही भारत की मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी RBI के द्वारा ही गठित किया जाता है। RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की काम करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने पनडुब्बी से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यानी वैसा बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पनडुब्बी से फायर किया जा सकता है, प्रोजेक्ट किया जा सकता है। कौन है? USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया या चीन? तो इसका जो सही आंसर है उत्तर कोरिया। ये जो है पूरे विश्व के लिए सिर्फ चाइना को छोड़ करके और पूरे विश्व का सरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, क्या करता है, कुछ नहीं, बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। यहाँ की मीडिया पूरी तरह से सेंसर्ड है, सरकारी मीडिया है। यहाँ तानाशाह किम जोंग उनका यहाँ शासन है। अगर मैप से देखें तो इसके बारे में थोड़ा समझ सकते। तो ये देखिए, ये है उत्तरी कोरिया, ये है दक्षिण कोरिया। और उत्तरी कोरिया जो है सीमा इसका सटता है किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना के साथ ही ये बाउंड्री शेयर करता है। ये जो परीक्षण अभी किया है, यही हाल ही में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो ये समुद्र है, यहीं पे परीक्षण किया है, परीक्षण किया गया है उत्तरी कोरिया के द्वारा। उत्तरी कोरिया के तरफ से किसी भी तरह का आधिकारिक जानकारी इसके द्वारा प्रदान नहीं किया गया है। ये जानकारी जो है जापान के द्वारा दिया गया है। और ये जो मिसाइल परीक्षा, अभी इसका खतरा ये है कि उत्तरी कोरिया क्या है कि एक
क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहाँ बाहर में सिर्फ चाइना के साथ इसका संबंध है। एक्चुअली में ये जो सिचुएशन खराब हुआ है, और आज से नहीं, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से ही खराब है, इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान होड़ मच गई थी इसकी, सारे देश को कम्युनिस्ट अपने तरफ मनाने लगे हुए थे और कैपिटलिस्ट जो कि अमेरिका अपने तरफ मनाने में हुए लगा था। और ये यहाँ पे अगर देखें तो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री था, चाइना कांटेक्ट में किसके था, रसिया के, और जो दक्षिण कोरिया था ये अमेरिका के कांटेक्ट में था, एक कैपिटलिस्ट कंट्री था। और इसी के दौरान दोनों खींचातानी में उत्तरी जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको चाइना अपने तरफ मिलाना चाहता था, और दक्षिणी जो लोअर पोर्शन है, क्योंकि ये जापान है, जापान के नज़दीक, और जापान और इन सारे पेनिनसुलास पे सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कंट्रोल हो गया था किसका, जो है अमेरिका का। अमेरिका जापान में ही तो परमाणु बम गिराया था। तो इन दोनों के बीच जो है काफ़ी कोरियन वार 1950 से लेकर के 1953 तक कोरियन युद्ध चला। और उसके बाद कोरियन जो ये पेनिनसुला है इसको उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के रूप में डिवाइड कर दिया गया। और उसी समय से जो है उत्तरी कोरिया को चीन का सपोर्ट है और उत्तरी कोरिया अमेरिका का दुश्मन बना हुआ है। उत्तरी कोरिया के बारे में कहा जाता है कि ये 10,000 किलोमीटर रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना लिया है, और इसके रेंज में अब अमेरिका है। अब इसीलिए अमेरिका को इससे उत्तरी कोरिया से डर लगा रहता है कि कहीं अगर ये बम जो मिसाइल है हमारे तरफ छोड़ दिया, क्योंकि इसका जो सन की तानाशाह है उसका कोई ठिकाना है नहीं, कब सवेरे सुबह में उठा आँख मंझते मंझते जो है बोल दे कि जो है चलो यूएसए की तरफ छोड़ दो। तो ये है उत्तर कोरिया का सेनारियो। अब ये यूएसए है तो यूएसए और दक्षिण कोरिया ये दोनों मिल करके, यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ यूएसए का अच्छा संबंध है। अच्छा ही नहीं, दोनों के साथ जो है सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। जापान, दक्षिण कोरिया, इन कंट्रीज पे अगर कोई भी देश अटैक करता है, आक्रमण करता है, तो यूएसए ऐसा मानता है कि वो यूएसए पे अटैक हुआ है और यूएसए आ जाता है बचाने के लिए। वही नहीं, यूएसए का जो है सिक्योरिटी पोस्ट भी है दोनों कंट्रीज में, जापान में और दक्षिण कोरिया में। तो जापान इसीलिए जो है ये नॉर्थ कोरिया हमेशा कंसर्न बना हुआ था। दूसरा बात क्या है, नॉर्थ कोरिया पे बहुत तरह का सैंक्शन लगाया हुआ है यूएसए के द्वारा। ये बाहर में से कुछ यहाँ इंपोर्ट नहीं कर सकता है, बाहर से कुछ यहाँ का सामान बाहर नहीं जा सकता है। इवन ने इसको जो है बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर, किसी भी तरह का न्यूक्लियर वेपन्स का जो है परीक्षण करने पे बैन लगा हुआ है यूएनओ के द्वारा। लेकिन फिर भी ये यूएनओ का बात भी नहीं मानता है और उसके अगेंस्ट जाकर के परीक्षण जब मर्जी हो तब करते रहता है। अभी टर्म है बैलिस्टिक। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जो ट्रेजेक्ट्री के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जब का जो प्रोजेक्टाइल होता है, अगर यहाँ से फायर किया गया तो ये पहले ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद फिर ये टारगेट पे नीचे की ओर आता है। ये जो प्रोजेक्टाइल बनाता है इसको बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। क्रूज मिसाइल का प्रोजेक्टाइल इतना ऊपर नहीं जाता है, ये जो ऑलमोस्ट जो है सीधा तो भी नहीं रहता है, लेकिन एक कर्व के जैसा रहता है, इसको कहते हैं क्रूज मिसाइल। और ये हुआ आपका बैलिस्टिक मिसाइल। तो यूएन क्रूज मिसाइल का दिया हुआ है कि आप जो है परीक्षण कर सकते हैं क्रूज मिसाइल का, और लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये उसके अवलोकन में किया जो है उत्तर कोरिया और एक ईरान, ये बार बार जो है पूरे विश्व को अस्थिर करने पे लगा हुआ है। और इसके सारे कुकृत्य में इसका साथ देने वाला कौन है, चीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय ब्रांड इंडिया अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, या वाणिज्य और उद्योग यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कारपोरेट अफेयर। तो इसका जो सही आंसर है वो मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट एंड इंडस्ट्री अफेयर। एक इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री हैं पीयूष गोयल, इसके मंत्री हैं। अभी हाल ही में ये जो ब्रांड इंडिया कैंपेन चलाने के पीछे ये कारण ये है कि अभी भारत का जो पोस्ट कोविड
एक्सपोर्ट है उसमें लगातार वृद्धि हो रहा है। और सरकार की ये एक जो है महत्वाकांक्षी परियोजना भी है और प्लान भी है कि किसी तरह से एनी वे भारत का एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। एक्सपोर्ट से बहुत सारा फायदा होता है। देखिए, लोग बोलते तो हैं भारत लिबरलाइज हो गया 1991 में, लेकिन 1991 में लिबरलाइज होने के बाद भारत सिर्फ एक इंपोर्टर बन के रह गया। सारे विदेश में जो फॉरेन कंट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड माल हैं, गुड्स हैं, उसको भारत में ला करके पेल दिया और यहाँ के लोग जो है एक कंज्यूमर बन के रह गए। यहाँ किसी तरह का प्रोडक्शन नहीं हुआ, सिवाय 1991 में ये जो ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हुआ उसके बाद सबसे ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ करके। आईटी सेक्टर में बूम आया, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भारत जितना फायदा उठाना चाहिए, जितना कि ताइवान उठाया, जितना कि इंडोनेशिया उठाया, जितना कि जो हम और थाईलैंड है, वियतनाम है, इन लोगों ने उठाया, भारत उतना नहीं फायदा उठा पाया। अब सरकार की पुश है कि यहाँ से एक्सपोर्ट करें, यहाँ एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। उससे कई एक फायदा होता है। क्या होता है, पहले तो भारत को करेंसी मिलता है, फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन ट्रेड डॉलर में होता है, तो भारत को डॉलर, ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मिलता है एक्सपोर्ट होने से। दूसरा, अगर गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो भारत के लोगों को उससे जो है रोजगार का अवसर मिलता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री जो है वो काफ़ी समृद्ध है। जैसे एग्जांपल के रूप में आप चाइना को देख सकते हैं। चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग नहीं भी होता है चाइना में, तो चाइना में एटलीस्ट असेंबलिंग होता है, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बहुत मजबूत बना लिया है। आज के 25-30 साल पहले ही, जब इसका भारत से मात्र 10 साल पहले ओपन किया था, 1980 के दशक में चाइना अपनी इकोनॉमी को ओपन किया था। और ठीक इसके 10-11 साल बाद भारत ने भी अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अभी है कौन, अश्विन वैष्णव। इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के द्वारा अभी हाल ही में एक सेमीकंडक्टर मिशन, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है, जिससे कि भारत को एक इसका भी मकसद वही है, मैन्युफैक्चरिंग हब। सेमीकंडक्टर यानी जितने भी जो आप मोबाइल देख रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप में हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें जो चिप्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, ये सारे क्या है, सेमीकंडक्टर हैं। खान मिनिस्ट्री ऑफ जो है माइंस, इसके द्वारा अभी हाल ही में एक परियोजना चलाई गई थी, जिसका नोट परियोजना नहीं है, एक कंपनी ज्वाइंट वेंचर शुरू किया गया है जिसका नाम है काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ये भारत की 3 कंपनी है, उनको शामिल करके, जिसमें से है नाल्को और HCL और एक कंपनी, तीनों को शामिल करके ज्वाइंट वेंचर बना करके जितने भी स्ट्रेटेजिक और जो इसेंशियल मिनरल्स हैं उनको, उनमें भारत किस तरह से आत्मनिर्भर बने, उसी के लिए एक ज्वाइंट वेंचर बनाया गया कि उसका नाम क्या है, काबिल। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा भी हाल ही में एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम है परिवेश। इसके तहत किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले, चूंकि पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा उसका क्लियरेंस मिलना चाहिए, पहले बहुत टाइम लगता था, इसीलिए इसको सिंगल विंडो बना दिया गया है। कारपोरेट अफेयर से तो अभी देखे ही हम लोग, ब्रांड इंडिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, यानी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर सब मिलीमीटर एरे, इसको शॉर्ट में अल्मा कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, बोलेविया, चिली, स्विट्जरलैंड या USA। तो इसका जो सही आंसर है वो चिली। अगर आप यहाँ मैप में देखिए, ये देखिए यहीं पे ये चिली है, चिली यानी कि मिर्ची के आकार का एक कंट्री है, और इस साइड में है, दक्षिणी अमेरिकी एक देश है। और चिली में ही, नॉर्दर्न चिली में एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। उसी अटाकामा मरुस्थल में एक ऑब्जर्वेटरी सेंटर बनाया गया है जिसका नाम है अल्मा, यानी अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे। यहाँ पे क्या है, 66 रेडियो टेलीस्कोप लगाया गया है, जिससे, ताकि यहाँ पे बनाने का कारण ये भी है क्योंकि मरुस्थल में जो है लोगों का आना जाना नहीं होता है, वहाँ पे वातावरण शांति है और ये हाइट पे है,
ये 5000 हाइट पे है, 5000 मीटर की हाइट पे है, यानी 5 किलोमीटर की हाइट पे है, जिससे कि स्पेस ऑब्जर्वेशन क्या होता है, आसान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इसका स्थापना किया गया है। और इसकी जो स्थापना की गई है उसमें बहुत सारे कंट्रीज का साथ जो है मिल करके बनाया गया है। ये 2013 में ये जो है ऑपरेशनल हुआ था। इसमें यूरोपियन यूनियन के जितने कंट्रीज हैं वे यूएसए, जापान, कनाडा, चिली, ताइवान, साउथ कोरिया, इसके अलावा और कुछ कंट्रीज हैं जो इसके साथ ये यहाँ पे काम कर रही है। स्विट्जरलैंड जो देख रहे हैं, स्विट्जरलैंड में एक जो है रिसर्च एजेंसी है जिसको आप नाम सुनेंगे LHC, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर नामक एक जो है शोध चल रहा है। ये जिस जगह पे चल रहा है उसका नाम है CERN, शॉर्ट में इसको सर्न भी कहा जाता है, सेंटर फॉर न्यूक्लियर यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। जहाँ पे ये चल रहा है वो कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जेनेवा के पास है। स्विट्जरलैंड और फ्रांस की जो है बाउंड्री है वहाँ पे है। बोलीविया, बोलीविया के बारे में हम लोग कल पढ़े थे। बोलीविया की राजधानी है लापाज, और बोलीविया लापाज जो है सबसे ऊंचे स्थान पे स्थित कोई राजधानी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में है, मड क्रैब रियो वायरस, जिसको MCR भी कहते हैं। तो मड क्रैब रियो वायरस निम्नलिखित में से किस राज्य में जंगली केकड़े, जिसको कि स्काइला सेरेट जंगली केकड़ा यानी वाइल्ड क्रैब इसको इंग्लिश में कहते हैं, और इसका जो साइंटिफिक नेम इसका है स्काइल सेरेटा, की सामूहिक मृत्यु का कारण बना है। देखिए, तो पहले देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। अब जान लेते हैं कि ये क्या है वाइल्ड क्रैब, और ये चर्चा में इतना क्यों है। तो ये जो वाइल्ड ये क्रैब, मड क्रैब रियो वायरस एक तरह का वायरस है, और जनरली ये जो है डेड रहता है। लेकिन अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इन जंगली केकड़ों का जो है एक तरह से कहिए फिशरी, जिस तरह से मछली पालन होता है उसी तरह से केकड़ा पालन वहाँ होता है, और वहाँ बड़े स्तर पे होता है। अनुमान है कि 25,000 एकड़ में ये जो है वाइल्ड क्रैब का वहाँ पे पालन किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। लेकिन अभी एकाएक क्या हुआ कि बड़े स्तर पे ये केकड़ा मरने लगे, जो कि एक सरकार के लिए काफी कंसर्न बन गया, क्योंकि लोगों की पूरी तरह से जीवन ही उसी पे आर्थिक रूप से निर्भर करता था। तो अभी हाल ही में जो इस पे रिसर्च के लिए भेजा गया कि इसका कारण क्या है, तो उसी में पता चला है कि एक वायरस है जिसका नाम है मड क्रैब रियो वायरस, और उसी के कारण ये जो है बड़े स्तर पे जो जंगली केकड़े हैं इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ है ये, तो आंध्र प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट है, भारत में मेनली आंध्र प्रदेश में ही इसका जो है एक फिशरीज के जैसा कल्टीवेशन किया जाता है इकोनॉमिक के तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो केकड़ा को खाने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला कोई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे राज्य बनने वाला वो कौन था, आंध्र प्रदेश। इसका 1953 में हुआ था। पोट्टी श्रीरामुलु के 60 या 61 दिन के लंबे भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद फोर्स जवाहरलाल नेहरू अंडर कंपल्सन जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना करना पड़ा। इससे पहले आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। उसी तरह से गुजरात और महाराष्ट्र जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था, और यहाँ भी गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात और मराठी बोलने वालों के लिए मराठा नामक जो है राज्य का बहुत टाइम से डिमांड चल रहा था, आज़ादी के बाद से ही। फाइनली 1960 में शाह कमीशन की रिपोर्ट के बाद इन दोनों राज्य का स्थापना किया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी के स्थान पे। बढ़ते हैं आज का अंतिम और अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के
लिए बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A या इसको अनुच्छेद 21 को कह सकते हैं, अनुच्छेद 39A या फिर अनुच्छेद 16। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21 क। अनुच्छेद 21 क में ये कंपलसरी कर दिया गया है, यानी ये अब एक मौलिक अधिकार बन गया है बच्चों का, कि अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अगर सिर्फ आप जन्म दे कर देना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, आप उनको उस लायक बनाएं ताकि एक सम्मानित जीवन जी सकें, और उसके लिए सबसे अनिवार्य है शिक्षा। इसीलिए इसको कंपलसरी कर दिया गया है अनुच्छेद 21 क के तहत। इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, और बाद में राइट टू एजुकेशन के नाम से इसको 2009 में लागू कर दिया गया। तो ये जितनी भी हैं, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 RTE 2009 में। इससे पहले ये इसका प्रावधान जो अभी देख रहे हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देशक सिद्धांत में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में था, जो कि अनुच्छेद 45 में था। 39A में क्या है, तो फ्री लीगल एड, यानी जो है मुफ्त विधिक सहायता। अगर कोई व्यक्ति अपने उसके पास उतना संसाधन नहीं है कि जो है कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, अपने पक्ष प्रस्तुत करे, तो सरकार उसके लिए फ्री विधिक सहायता की व्यवस्था करेगी। अनुच्छेद 16 क्या है, पहले कल ही हम लोग पढ़े थे, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।